पिछला क्लास में मैंने आपको वेव के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था और ये बताया था कि वेव मैकेनिक्स में अगर हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करेंगे तो उसकी एनर्जी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगी? समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें एनर्जी किस पे माना जाता है डिपेंडेंसी? इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको कहा था कि मैं दो ऐसे एक्सपेरिमेंट की बातें करूंगा जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो ये सारा काम तो वेव नेचर से ही नहीं हो जाए, कुछ काम किससे होगा? पार्टिकल नेचर से। तो मैंने आपको कहा था कि दो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि लाइट में कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। तो कौन सा है वो दो एक्सपेरिमेंट? पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, सबसे पहले ये बताइए कि ब्लैक बॉडी क्या होता है? काला रंग का क्या होता है रिशु? देखिए, आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उस पर क्या करेंगे, लगातार एनर्जी फॉल करवाएंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लगातार उस पर एनर्जी फॉल करवा, सिंपल ये समझिए कि मान लीजिए उस पर हीट ही जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की एक बेसिक टेंडेंसी ये है कि पहले वो उसे एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और फिर क्या करता है, वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ये लगभग सारे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर एनर्जी रेडिएट भी करता है। ठीक है, करता है ना? यहां पे भी वही फेनोमेना है। ये भी एक बॉडी है, एक सिस्टम मान लीजिए। उस बॉडी पे आप क्या करेंगे? रेडिएशन फॉल करवाएंगे, वो सारा का सारा रेडिएशन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बोलेंगे ऐसी कौन सी विशेष बात है? ये तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, बेंच भी करता है, ये रूम भी करता है, इसमें कौन सी विशेष बात है? ब्लैक बॉडी बहुत विशेष है। आपकी एब्जॉर्ब करने की और इमिट करने की, या किसी बॉडी की एब्जॉर्ब करने की या इमिट करने की एक लिमिट है। वो लिमिट रेंज में ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और मान लीजिए ये बेंच की बातें कर लेता हूं, ये आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, या एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट को ही क्या कर सकता है? एनर्जी को ही इमिट कर सकता है, रेडिएशन को इमिट कर सकता है। सारे रेडिएशन को इमिट नहीं कर सकता या सारे फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। लेकिन ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है जो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है एंड सारे फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है? इमिट भी कर सकता है, इसीलिए स्पेशल है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा सिस्टम है जो सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, और सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को क्या कर सकता है? इमिट भी कर सकता है।
ठीक है। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि ऐसा परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई आपको नहीं मिलेगा कि सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और फिर सारा क्या करे, इमिट भी कर दे। तो ऐसा कंडीशन आपको नहीं मिलने वाला, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं एग्जिस्ट करता। एक का हम लोग नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम सुना है ना, वो क्या करता है, लाइट को भी आपको ट्रैप कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, बट उसकी भी इमिसिविटी नहीं है। एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन इमिट नहीं कर पाता। एब्जॉर्बिंग तो वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इमिसिविटी उसकी उतनी नहीं है। समझ रहे मेरी बातों को। फिर भी उसको हम लोग एक ब्लैक बॉडी के कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे जो बॉडी है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो उसका डेफिनेशन है एक, उसके कैटेगरी में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, ब्लैक बॉडी। जैसे मान लीजिए हम एक प्रैक्टिकल फिगर बनाना चाहते हैं ब्लैक बॉडी का, तो ऐसा एक सिस्टम बना दिया, ठीक। और इसका जो ये इनर सरफेस है उसको मैं क्या करता हूं, कलर्ड कर देता हूं ऐसे मटेरियल से, ठीक है। और इसमें एक रे फॉल क्या करवाता हूं, ठीक है। तो ये जो आप रे इस पे बेसिकली फॉल करवा रहे हैं, ये क्या रे इससे अनट्रैप्ड हो पाएगा, ये जो भी फ्रीक्वेंसी का आप इसमें लाइट दे रहे हैं सारे फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस सिस्टम को एक ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है। ठीक है, परफेक्टली तो कोई नहीं है, क्योंकि कोई बॉडी सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, सारे मतलब सारे, और इमिट करे, ये पॉसिबल तो नहीं लगता। ठीक है, फिर भी हम एक सिस्टम बना सकते हैं कि मान लीजिए इस पे एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने दिया, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे फॉल करवाई। मान लो मैं एक रेंज में फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पे फॉल करवाता हूं, तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम ऐसा है कि किसी को बाहर जाने ही नहीं देगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे और उसी में सारे क्या हो जाएंगे, आपको ट्रैप हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि एक ब्लैक बॉडी की तरह काम कर सकता है। ठीक है, हाँ ब्लैक, अच्छा ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक होगा। ओह हाँ हाँ हाँ, इमिट नहीं कर रहा, इमिट करवाना उसके बस में हाथ में, उसके बस की बात भी नहीं है। इमिट भी करता है तो मैंने क्या कहा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई है ही नहीं। ओहो, थ्योरेटिकल एजम्पशन है तो पढ़ते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन एक हद तक तो बॉडी हो सकता है जो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करे। जैसे ब्लैक कलर को ही आप देख ले, तो ब्लैक कलर के पास थोड़ी बहुत दूसरे कलर के अपेक्षा
एब्जॉर्ब करने की और इमिट करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है दूसरे कलर के अपेक्षा। तो परफेक्टली इस नेचर में कोई हो तभी काम करेंगे, तब तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाते। हु इज परफेक्ट? नेचर खुद बोलता है कि आई एम। नेचर पे मैं नहीं जाऊंगा, नेचर के परफेक्शन पे मैं नहीं जाता। बाकी जो भी है, कौन परफेक्ट है? कौन है परफेक्ट? फिर पढ़ना छोड़ दे। हो सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है एटम वैसा हो ही ना जैसा आप अभी देखे, तो इसका क्या मतलब? पढ़ना छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इम्परफेक्शन से ही कहा जाया जाता है, परफेक्शन की ओर जाया जाता है, परफेक्शन के लिए नहीं जाया जाता है। समझ रहे हो बातों को? इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इम्परफेक्शन है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसी को पढ़ा जाएगा। तब आप कहीं पे हो सकता है कि परफेक्शन की तरफ बढ़ जाए, ठीक है? वरना दुनिया में कि आज सारे चीजें मैंने इकट्ठे कर ली, आज से मैं पढ़ूंगा, सारी चीजें इकट्ठी कर ली, तमाम सुविधाएं इकट्ठी कर ली, फिर लग जाए ओहो सब चीज तो इकट्ठा कर लिए, पानी नहीं भरना, पानी भर के नहीं लाए, पानी भर के ले आते हैं। पानी भरने गए 1 घंटा पानी भरते रह गए। तो जो है उसी में हम लोग काम करते हैं, ठीक है? तो कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होगा। अच्छा, ब्लैक बॉडी का ये भी मतलब नहीं कि वो काला रंग का होगा, इस बात का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नाम रखा गया है ब्लैक बॉडी, ठीक है? इसका ये मतलब मत समझना कि काला रंग का कुछ पदार्थ होगा, ऐसा कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी हो सकता है। समझ गए बातों को? ब्लैक बॉडी की कहानी समझ गए? हाँ, ये तो बस एक कहानी, तो मैंने बताया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। कहानी तो अब शुरू होगी। अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं आपको एक ब्लैक बॉडी देता हूं, फिर से उसको परफेक्टली नहीं ही मानना है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। परफेक्टली नहीं भी मानेंगे तो एक रेंज में तो वो देगा ही ना, सारा नहीं देगा। मैं कहाँ कह रहा हूं कि सारा दो, दुनिया भर की तमाम फ्रीक्वेंसी दो, मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ रेंज में एब्जॉर्ब कर लो, कुछ रेंज में दे दो, हो गया, अपना काम उसी से हो जाएगा, ठीक है? कुछ रेंज में फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लो और कुछ रेंज में फ्रीक्वेंसी इमिट कर दो, हो गया, यही हो गया, कोई दिक्कत? उसी से अपना काम हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ने देखा कि ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया, एक मान लीजिए ब्लैक बॉडी ले लिया, एक बॉडी ही ले लिया। अब उस बॉडी को लगातार हीट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? क्या करना शुरू किया रिशु? हीट करना शुरू किया। अब बॉडी को जब वो लगातार हीट करेंगे तो बॉडी क्या करेगा? रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना? नहीं करेगा जी। और फिर क्या करेगा बॉडी? रेडिएशन इमिट भी करेगा। क्या करेगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसा बॉडी है ब्लैक बॉडी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट नहीं कर सकता ना, एक रेंज में ना करेगा, एक ही वेवलेंथ का लाइट इमिट नहीं करता, वो क्या करता है? एक रेंज में लाइट इमिट करता है, ठीक है? और फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया। क्या लिया? एक्सपेरिमेंटल डाटा। और फिर उन्होंने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया। और उस ग्राफ का प्लॉट करते ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उस ग्राफ को देखा जाए जिससे उनकी गलती का एहसास हुआ। देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक ब्लैक बॉडी है, ये क्या कर रहा है? अपने से रेडिएशन इमिट कर रहा है। और आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल डाटा ले लिया, किसकी इंटेंसिटी कितनी थी और किस इंटेंसिटी पे किस वेवलेंथ की ये लाइट दे रहा था, ठीक है?
इसकी इंटेंसिटी कितनी थी और किस इंटेंसिटी पे कितनी लाइट दे रहा था। कोई दिक्कत? अब देखिए उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया था वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों को रिलेटेड है ना। आप वेवलेंथ यूज कीजिए या फिर फ्रीक्वेंसी यूज कीजिए। वेवलेंथ क्या होगा? डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के, होता है ना। कोई दिक्कत? तो उन्होंने जब वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ किया तो उस ग्राफ से एक इस तरीके का डाटा आया। ठीक है ना, ऐसा ही था ना। इधर उधर होगा, वो हर बार इधर उधर हो जाता है, ऊंट की तरह ये है ना। कोई दिक्कत? अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस ग्राफ को देखते उनको पता चल गया कि थोड़ी बहुत गलती हो गई। अब देखिए क्यों गलती, मैं बताऊंगा। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन बहुत बड़ा है जो आपको पढ़ना भी नहीं। वो आपको कहाँ पढ़ना है? ग्रेजुएशन में जब आएंगे तब आपको पढ़ाना जाएगा। स्टैटिस्टिकल में क्वांटम जब बेसिक पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसका मैथमेटिकल पोर्शन। वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं उसका बस फिजिकल मीनिंग आपको यहाँ पे बताऊंगा। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ क्या बता रहा है? एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है उसी तरीके से इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर रेंज तक जाता है, उसके बाद इसकी वेवलेंथ बढ़ती है और इंटेंसिटी क्या हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्लासिकल मैनर में देखा जाए तो इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? सही बोल रहे हैं, एनर्जी को। क्लासिकल इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर ध्यान से, भी मैं क्वांटम पे नहीं जा रहा हूं, क्लासिक पार्टिकल नेचर पे भी नहीं जा रहा हूं, अभी मैं किस पे जा रहा हूं? वेव नेचर पे। क्लासिकली मतलब वेव नेचर पे। तो वेव नेचर पे अगर जाया जाए तो इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। तो जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी इसका मतलब है वहां एनर्जी क्या है आपको, और उसके बाद क्या है? एनर्जी कम है। उसके बाद क्या हो जा रही है? एनर्जी यही हो जा रही है ना। तो आप अगर यहां पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, इस वेवलेंथ पे देखते हैं, यहां पे आपको क्या मिलती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है फॉर दिस कर्व। अच्छा, इस पूरे कर्व के लिए टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है, टेम्परेचर क्या था? एक ही टेम्परेचर पे ये लिया गया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर घटाया बढ़ाया गया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ये कर्व आया उसमें टेम्परेचर T1 मान लिया। ठीक है, एक ही टेम्परेचर पे लिया गया। कोई दिक्कत? अच्छा, इस बात को किसी को नहीं कि एक टेम्परेचर पे एक ही तरीके का फ्रीक्वेंसी अब इमिट कर रहा है, वो एक ही तरीके का वेवलेंथ इमिट करेगा वो, इस बात का किसी को ये नहीं ना है? नहीं है। यही तो है पढ़ाई, जो आपकी आंखों में क्या करे? धूल लगा दे या धूल हटा दे। अब आपने एक बॉडी को गर्म किया, बॉडी को उसी टेम्परेचर पे छोड़ दिया, आपको लगेगा कि एक ही फ्रीक्वेंसी का सारा लाइट इमिट, एक ही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करना चाहिए बॉडी, आपको लगेगा ना? बोलो ना। अरे स्वाभाविक बात है, तो कोई, मैं जानता हूं ये स्वाभाविक बात है, सबको यही लगता है। लगेगा ना सबको? एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करेगा, लगेगा ना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन ऐसा ऐसा बोलो नहीं होता, रियल में भी नहीं होता। वो एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वेवलेंथ का लाइट इमिट नहीं करता, वेरियस फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट। देख लो ये खुद का, ये एविडेंस है, प्रैक्टिकल एविडेंस है। एक ही टेम्परेचर पे रेंज ऑफ वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है, नहीं कर रहा है? समझ रहे बातों को? और अलग अलग रेडिएशन के अलग अलग वेवलेंथ, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ वेव आ रहा है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात इन द सेंस कि आपके लिए अभी बड़ी बात होगी। आप लोग अभी नए नए बच्चे हैं, आपको लगता होगा एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पे एक ही तरीके, एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट हमेशा जाना चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलना चाहिए एक टेम्परेचर से, लेकिन ऐसा नहीं। समझ रहे बातों को? ठीक है, ये प्योर एक्सपेरिमेंटल, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ रहे बातों को?
तो आपने अभी देखा कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, पहले बढ़ा और उसके बाद फिर क्या हुआ, घट गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व हुआ। और हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखेगा, इंटेंसिटी दिखेगा। दिख रहा है ना, इंटेंसिटी आपको हर एक के करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, हर एक के करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब दूसरा काम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मैं बढ़ा लेता हूं, चेंज कर लेता हूं। तो अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज करता हूं तो फिर देखिए कर्व कैसा आ गया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया ना, कर्व मेरा इस तरीके का आ गया। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, T2 टेम्परेचर पे। किस पे है ये, और T2 क्या है आपका, ग्रेटर देन T1। यहां से एक बात और दिखाई थे, कर्व के नेचर में तो बहुत चेंज नहीं आया है। क्या कर्व के नेचर में चेंज आया है, वो फिर भी बढ़ा है और फिर क्या हुआ है, घटने लगा है। लेकिन एक चीज चेंज आया है, क्या चेंज आया है कि पहले जिस वेवलेंथ पे या पहले जिस फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर रहा था, अब वो क्या कर चुका है, लोअर की तरफ शिफ्ट कर गया है कि नहीं कर गया है। देखो अब ये कहीं पे इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम इमिट कर रहा है ना, या सॉरी मैं फ्रीक्वेंसी बोला, वेवलेंथ ही लिख देता हूं, वेवलेंथ ही लिख देता। अब ये इस वेवलेंथ पे आपको क्या कर रहा है, मैक्सिमम इमिट कर रहा है। इसका क्या मतलब, वेवलेंथ क्या हो गया, आपको शिफ्ट कर गया। क्या कर गया, और सिर्फ शिफ्ट ही नहीं किया, शिफ्ट किसके तरफ किया है, ये लोअर की तरफ। वेवलेंथ किसके तरफ शिफ्ट किया, तो यहां से क्या बात पता चली, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमा ऑब्टेन्ड एट लोअर वेवलेंथ। मैक्सिमा आपको कहां मिलती है, कोई दिक्कत, जैसे ही टेम्परेचर शिफ्ट होगा आपको मैक्सिमा कहां मिलेगी, लोअर वेवलेंथ की तरफ। अच्छा, इस बात को मैं 2 मिनट बाद को रिलेट करूंगा, कैसे कोरिलेट करूंगा अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्यों वो लोअर वेवलेंथ की तरफ जाती है। बोलेंगे सब बात सही है, ठीक है, ये समझ गया कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये मैक्सिमा मिनिमा शिफ्ट होगा, ये कर्व का ऐसा नेचर है। लेकिन इस कर्व ने क्लासिकली कैसे वेव नेचर को कैसे झुठला दिया, इस पे चर्चा नहीं हुई। तो अगर मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म करवाता तब तो आप और आसानी से समझ जाते, लेकिन उस मैथमेटिकल फॉर्म को करने में ही आपको क्या होगी, अभी दिक्कत होगी। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, अब जो कह रहा हूं ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था वेव नेचर में लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, ना कि वेवलेंथ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ का बढ़ना मैंने आपको यह भी बताया था कि वेवलेंथ का बढ़ने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। वेवलेंथ का बढ़ना क्या मतलब, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लासिकली ये माना गया कि अगर आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है, अगर आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम हो, लगातार कम होनी चाहिए, उसमें उसको कोई डाउट नहीं। मतलब क्लासिकली आपको कैसा नेचर आना चाहिए था कर्व का, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं, ऐसा नेचर आना चाहिए था। क्लासिकली कैसा नेचर आना चाहिए था, ये वाला नेचर, ये वाला। ये
ये क्लासिकली ऑब्जर्वेबल नेचर है, ये आपको वेव मैकेनिक्स कहता है। ये कौन कहता है? ये वेव का नेचर कहता है। अगर आप वेव की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो उसका इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ क्या होना चाहिए? ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहिए। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा उसी तरीके से क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी घटना। ये वेव नेचर इस बात को मानता था, उसका मैकेनिक्स इस बात को, उसका जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है या फिर थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो इस बात को मानता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? ऐसा आया क्या? नहीं आया है। ये वाला जो लोअर पोर्शन है, मतलब लोअर हाइयर वेवलेंथ के लिए तो वो सही था, हाइयर वेवलेंथ के लिए वो सही था, लेकिन लोअर वेवलेंथ के लिए ये वाला पोर्शन को वेव की कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन नहीं कर, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल कर्व था, ये कोई थ्योरेटिकल कर्व नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने में वो असमर्थ है, अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि क्लासिकली आपको क्या होता है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के बढ़ने से क्या होती है, लगातार घटे। उसमें ऐसा नहीं तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा नहीं होगा, वो सीधा घटेगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे ये हाइयर वेवलेंथ के लिए तो एक्सप्लेनेबल है, लेकिन लोअर वेवलेंथ को ये क्या कर रहा है, फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तब साइंटिस्ट, अच्छा तब कोई और भी बात है, और तब यहां से उसको कॉन्सेप्ट फिर उन्होंने इजाद किया, किसका? पार्टिकल नेचर का। वेव नेचर तो यहाँ पे फेल हो गए थे, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये क्यों है, ये वाला पोर्शन क्यों है, ये लोअर वाला पोर्शन क्यों है, इसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? वेव। तो कौन एक्सप्लेन करते हैं अब? कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रॉम wave nature of light as temperature, as wavelength increases, the intensity of emitted light decreases, but experimental curve is not explainable by it। ठीक है, इन जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो इसका इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? तो यहीं पे ब्लैक बॉडी से क्या हो गया था, ये सिद्ध होने लगा था कि वेव के, अगर आपको सोचना है उसके नेचर के बारे में, तो वेव के अलावा आप कहीं जाके सोचना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका एक्सप्लेनेशन फिर किसने दिया? पार्टिकल नेचर ने। किसने दिया? ठीक है, तो अभी हम लोग पार्टिकल नेचर को देखेंगे, उससे पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक, आगे किताब थोड़ी सी सही दिखिए, बुक कहाँ से खरीदे आपने? बुक्स आजकल नकली मिलते हैं, ये बुक फिर भी सही दिख रहा है। हाँ, हेल्प बुक एनसीईआरटी में?
नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे मेरी बातों को। यही किताब मिलेगी आपको, लेकिन उसका क्वालिटी ऐसा, हाँ उसका क्वालिटी वैसा वैसा, उसके पेजेस देख के ही आपको लग जा, पैसा सेम लेते हैं, इसीलिए उसको नकली बुक कहा है मैंने। क्या नाम है आपका? साक्षी। तुम्हारी दोस्त जी? तुम घर नहीं गई क्यों? हम्म। सत्य बात बोलो कि घर वाले तुम्हें आने ही नहीं देते। सच सच क्यों नहीं बोलती हो? घर वाले चाहते ही नहीं कि तुम आओ। हो गया गीतांजलि, हो गया। रे दिखा दिया आपने, ट्रैप हो गया है, ये खुश है। यहाँ लिख दीजिएगा ब्लैक बॉडी। ठीक है संजना, तो ब्लैक बॉडी का ब्लैक से कोई लेना देना नहीं है। और ये बड़ी बात है ना, सारे फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेना, सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट भी कर देना, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात कौन करेगा? ऋषु, कर पाओगे? हंस रही है। और जल्दी लिखिए, लिखने में समय बहुत बर्बाद कीजिएगा। क्या ठीक है? हम्म। सारा काम इसी में करती हैं? ना ना, इन लोगों ने बताया नहीं आपको? कैसे दोस्त हो तुम लोग जी? अच्छा, दोस्त नहीं भाई ये लोग तुम्हारे? मतलब नहीं है, यही बोल रही ना?
वो तो मैं भी तो ही कह रहा हूँ कि नहीं। इसको बता देना जी रूल क्या है। सबने लिख लिया? अब देखो मेन कहानी अब आएगी। मेन कहानी ये तो आपने बस समझा भी कि ब्लैक बॉडी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये इतना ही समझना भी था, आपको इससे ज्यादा समझना भी नहीं था। मेन कहानी अब आएगी। तो अब जब ब्लैक बॉडी का ये जो कर्व है, ये कर्व एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? थ्योरी डेवलप करेंगे ना, थ्योरी को मॉडिफाई करेंगे, और क्या करेंगे? उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग होते, आप लोग तो एक्सपेरिमेंट को ही मॉडिफाई कर देते। इशू होता है हटाओ हटाओ, पीछे वाला मिटा दो, यही रहने दो, गायब कर दो, हो गया एक्सपेरिमेंट थ्योरी मैच, कोई जरूरत नहीं है। इंडियन वाले थोड़ा उल्टा सोचते हैं ना, बिहारी उल्टा सोचते हैं, क्यों बेकार में करना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नए साइंटिस्ट ने क्या किया? नए साइंटिस्ट मतलब नई जनरेशन के साइंटिस्ट उस समय अब नए विचारों के साथ आए। उसमें एक पहला नाम है मैक्स प्लैंक का। मैक्स प्लैंक क्वांटम के फॉर्मुलेशन के बहुत बेसिक पिलर माने जाते हैं। प्लैंक ने क्वांटम मॉडल देने में जो पहले आदमी कह सकते हैं, पहले तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन आदमियों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का पिलर तैयार किया। अब यहाँ पे आती है प्लैंक्स का एक्सप्लेनेशन, कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और अपना एक थ्योरी भी दूंगा। अब उस थ्योरी को पहले ध्यान से समझिए। क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, ठीक है। प्लैंक साहब क्या बताते हैं कि अगर आप वेव के नेचर से देखते हैं, अगर आप वेव के नेचर से देखते हैं, तो मैंने आपको ये पहले भी कहा था, वेव मीनिंग एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आप इस रेंज के वेव को देखें, तो इस रेंज में जो भी एनर्जी है, ये वेव सारे एनर्जी को क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? एक्वायर करने का मतलब ये कंटिन्यूअस फ्लो है, मतलब इस रेंज में जो भी एनर्जी है, वो सारा एनर्जी को इस वेव क्या कर रहा है? अपने में कंटेन कर रहा है। अब इस थ्योरी को ही क्यों ना थोड़ा सा मॉडिफाई करे और एक नई थ्योरी दे। अब देखिए प्लैंक साहब कैसे सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, मान लीजिए कोई मैटर है, क्या है? कोई मैटर है, तो ब्लैक बॉडी जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, मान लेते हैं। क्या है? सॉलिड सब्सटेंस। अब सॉलिड सब्सटेंस है, आप उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोचिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोचिए और अपना ध्यान लगाइए उस सॉलिड सब्सटेंस के एटम पे। आखिर ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, या फिर जो इमिशन हो रहा है एनर्जी का, ये एब्जॉर्ब और इमिट कर कौन रहा है? बॉडी एब्जॉर्ब और इमिट कर रहा है क्या? बॉडी का एटम नहीं ये कर रहा है। आपको गर्मी लग रही है क्या? आपको ठंडा लगती है क्या? किसको लगती है? सेल को। सेल को लगती है ना, क्योंकि आप सेल से नीचे बायोलॉजी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे सेल से कई गुना नीचे जाके सोचेंगे, किसके लेवल पे? एटम्स के लेवल पे। अब एटम्स के लेवल पे सोच, देखिए ब्लैंक साहब कैसे समझते हैं और वो कैसे लॉ देते हैं अपना। ठीक है, दो बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक वेव जब कहूंगा उसका मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो सारा रेंज अपने में रखेगा। और अब जो दूसरा मैं क्वांटम मॉडल कहूंगा, पार्टिकल नेचर कहूंगा, तो उसका सेंस क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो यहां से आपको थ्योरी आती है किसकी, प्लैंक्स मॉडल। ठीक है, अब देखिए प्लैंक साहब क्या बोलते हैं, प्लैंक साहब बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए आपको ब्लैक बॉडी का एटम है, क्या है ये, ब्लैक बॉडी एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये उसके एटम है। अब इस एटम पे आपको क्या हुआ, रेडिएशन फॉल किया, रेडिएशन फॉल किया, आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस का एटम क्या होते हैं, उधर उधर घूमते तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी अपने मीन पोजीशन के लॉन्ग क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते रहते हैं। उससे रिलेटेड एक फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं, ये बात पता है कि नहीं आप लोगों को, ओह ये बात नहीं पता है कि सॉलिड में भी सब्सटेंस के एटम ऐसे एक जगह बैठे नहीं रहते, ऐसे फिल्म नहीं देखते रहते हैं, वो क्या करते हैं अपने, मान लो इसका ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रोथ, समझ रहे बातों को, मतलब इसके पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऑसिलेशन का क्या मतलब हो गया, उससे रिलेटेड क्या होगी, कोई दिक्कत, मतलब उसकी पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है, एब्सोल्यूट जीरो करेंगे तभी जाके वो रुक पाएगा, वरना उसके पास हमेशा एनर्जी, और एनर्जी रहेगी तो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ऑसिलेशन होता ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में, अब ध्यान से समझिए, अब आपने दिया इसको बाहर से एनर्जी, रे फॉल करवाया, क्या हुआ, एनर्जी तो दिया, अब एनर्जी दिया, अब आप खुद ही बताइए, ये एटम जो पहले न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, एनर्जी मिलते ही ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, आप लोगों को यहाँ एनर्जी मिल जाएगी, आप ऐसे बैठे रहेंगे, छत पे से कूद नहीं जाएंगे जी, हाँ होते हैं कुछ कुछ लोग कूद जाते हैं ज्यादा एनर्जी मिल जाने पे, एनर्जी है ना, कूद जाएंगे, हाँ डाउन होगा तब कूदेंगे, नॉर्मल में लोग कूदते हैं, सिंपल बात, इरिटेट हो गए, सिंपल बात है, अगर आप इसको एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, इसका ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, ये बहुत नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है ना, क्यों, क्योंकि अब उसको क्या मिल चुका है, एनर्जी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, म्यू डैश, और म्यू डैश क्या हो गई आपको, म्यू से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात, वो काफी तेजी से क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, कोई दिक्कत, और तेजी से ऑसिलेट करता है तो उससे क्या निकलता है, अब आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो पहले म्यू उससे निकल रहा था, अब क्या निकलेगा, म्यू डैश, ऑब्वियस सी बात है म्यू डैश क्या होगा आपको, तो यहां एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ऑसिलेशन हुआ, और फिर क्या कर रहा है, लगातार एनर्जी इमिट कर रहा है, तब ना ये म्यू डैश म्यू निकल रहा है आपको, तो एब्जॉर्प्शन इमिशन समझ गए, एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे क्या होता है आपको, कोई एटम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कहाँ करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या ला देगा, वो चेंज ला देगा, अब चेंज लाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, तो फिर क्या होगा, टाइम के साथ वो कम भी तो होएगा, कि ऐसे ही एक बार दे दिए तो ऐसा करता ही रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एनर्जी डाउन भी तो होती है, नहीं होती है, एक बार गर्म कर दे गर्म रह गया, फिर वो क्या होती है, डाउन होती है, अब जैसे जैसे डाउन होगा मतलब ऑसिलेशन का नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कम होना, फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, तो वो एनर्जी तो आप जानते हैं कंजर्व होता है, तो एनर्जी जाएगा कहाँ, रेडिएट होगा ना, वही तो फिर रेडिएट होगा जो आपको दिखेगा कि इमिट हो रहा है, तो ये इमिट होगा म्यू डैश, और यहाँ इमिट होगा, ऑब्वियस सी बात है म्यू डैश क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी एनर्जी मिल जाने के बाद, कोई दिक्कत इस बात को समझने में। अब देखिए प्लैंक साहब कितनी चतुरता से इसको देखते हैं, कितनी चतुरता से देखते हैं, वो कहते हैं, ध्यान समझिएगा, अब यहां से पार्टिकल मॉडल का जन्म होगा, कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली मैनर में नहीं हो रहा है,
वो कंटिन्यूअस इमिट नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही इमिट कर रहा है, सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट नहीं कर रहा है। वो जो एटम है वो सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट नहीं कर रहा है। अब ऐसा समझिए, अगर वो म्यू डैश कर रहा है और म्यू इस रेंज में फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, तो इस रेंज की सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही इमिट करता है। पर्टिकुलर मतलब सिंगल नहीं होता। अच्छा, मैं जो शब्द बोलूंगा अभी उस पर बहुत ध्यान देना है, शब्दों का ही भाई खाली झोल है। मैं जो बोलूंगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा। पर्टिकुलर मतलब कि वो हो सकता है आपको म्यू डबल डैश दे, म्यू ट्रिपल डैश दे, इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो नहीं देगा। अब एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ऑसिलेशन हुआ और इसने फ्रीक्वेंसी दिया 20 हर्ट्ज, ज्यादा है फिर भी मान लेते हैं 40 हर्ट्ज, 60। समझिए प्लैंक के मॉडल को। पर्टिकुलर कहने का क्या सिंगल मीनिंग होता है? नहीं, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। पर्टिकुलर कहने का मतलब वो 20 हर्ट्ज देगा, 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 25.2 की फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। नहीं, क्लासिकल क्या कहता था? वो 25.2 भी देगा, 25.3, 25.325 वो भी देगा। सारे ये तो मैंने लिखा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? सारा उस रेंज में जो भी है सारा। लेकिन प्लैंक साहब उस थ्योरी को बोलते हैं ना, जो मेन चीज है तुम्हारा उसी को हटा देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअसली आपको फ्रीक्वेंसी इमिट नहीं, ये क्या करता है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। पर्टिकुलर का मतलब समझ गए ना? पर्टिकुलर का मतलब ये फिर आगे इस बीच वाला नहीं, 25.45 नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नहीं है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके के बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस इसी को बोलते हैं ना। डिस्क्रीटनेस का मतलब समझे? अब क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं ना, डिस्क्रीटनेस को बताता है कि एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब दिस, आइदर दिस एंड दिस, बीच वाला नहीं, दैट इज द डिस्क्रीटनेस। तो क्वांटम मैकेनिक्स कंटिन्यूअस फ्लो को नहीं बताएगा, किसको बताएगा? डिस्क्रीटनेस को। किसको? डिस्क्रीटनेस को। ठीक है, अब यहां से पैदा होता है कौन? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये बातें समझ गए आप लोग? तो इतनी चर्चा करने के बाद हम लोग एक बात समझ गए कि प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आपको रेडिएट होता दिखाई दे रहा है वो सारा फ्रीक्वेंसी अपने में समाहित किए हुए नहीं है, वो एक डिस्क्रीट मैनर में ही क्या रखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी को। डिस्क्रीट मैनर मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, डिस्क्रीटनेस मतलब कि आइदर दिस फ्रीक्वेंसी और दिस फ्रीक्वेंसी, इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होगा वो नॉट अलाउड। दिस इज डिस्क्रीटनेस। अगर आप यहां रहेंगे या फिर यहां रहेंगे, जैसे मान लो इस सीढ़ी की तरह इसको सोचो, तुम सीढ़ी देखो, सीढ़ी के ऐसे फर्स्ट पे हो या फिर सेकंड पे हो, बीच के स्टेट में रहना तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। उसको सीढ़ी के तरह ही सोच सकते हो, या पहले हो या दूसरे हो या तीसरे या चौथे हो। कोई बोलेगा 2.5 सीढ़ी चढ़ो, ओहो क्या करोगे? पैर तुड़वाओगे, मारोगे ऐसे, पैर टूट जाएगा पैर। क्यों गीतांजलि 2.5 सीढ़ी बोला चढ़ते हुए? क्यों?
वो भी तो डिस्क्रीटनेस है, या तो पहला या दूसरा। 3.2 सीढ़ी चढ़ते हुए देखा है किसी को? वहां पे भी यही बात बोलते हैं वो, कि एनर्जी जो होगा किस फॉर्म में होगा? डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, या तो दिस होगा या फिर दिस। बीच वाला एनर्जी नहीं है ही नहीं उसके पास, तो इमिट क्या करेगा? और इस थ्योरी को मानते हैं वो कर्व जो है लोअर वेवलेंथ का भी जो नेचर है वो क्या हो जाता है? एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग देखते हैं कि प्लैंक साहब ने जो मैकेनिक्स या क्वांटम के जो मॉडल दिया उस मॉडल को एक एक करके देखते हैं। तो पहला वो क्या कहते हैं आपको? पहला बात क्या कहा? एनर्जी इमिटेड in the discrete form, in the कोई बात इसमें? डिस्क्रीट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? 2 जूल, 4 जूल, 5 जूल, मान, हाँ 5 मान लेते हैं। 2.5 जूल इसके बीच नहीं हो, डेट इज डिस्क्रीटनेस। या तो 2 करेगा या 4 करेगा, 3 नहीं करने वाला है। कोई दिक्कत? तो पहला तो वो कहा कि एनर्जी क्या है? कंटिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट है। कोई दिक्कत? ये बात समझ गए? दूसरी बात क्या कहते हैं कि यहां से जो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसको अब वेव मत समझिए, उसको क्या समझिए? पार्टिकल्स, ऐसा समझिए। वहां से आपको क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पार्टिकल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली वो जो आपको एनर्जी है वो एक वेव नहीं है, वो एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी का है। वो वेव नहीं है, अब वो क्या है? पार्टिकल है। अब पार्टिकल को आप क्या समझिए? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, वो वेव के फॉर्म में नहीं है। अब जो यहां से निकल रहा है एनर्जी वो किस फॉर्म में है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पार्टिकल बेसिकली क्या है आपको? स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? तो ये जो आप देख रहे हैं पार्टिकल, ये कुछ नहीं है बल्कि एनर्जी का ही छोटा छोटा पैकेट है। ठीक है, अब मान लो मैं इस एक पैकेट की बातें कर रहा हूं, तो एक पैकेट से एसोसिएटेड, मतलब मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो इससे एसोसिएटेड एक ही तरीके का, एक ही एनर्जी का वैल्यू होगा। इससे एसोसिएटेड एनर्जी अगर ई है तो ई ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब मान लो मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, इससे एसोसिएटेड ई डैश है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या रहेगा? ई डैश ही रहेगा। इसका मतलब ये समझ जाइए कि पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि आपको वेव की तरह पहला तो कंटिन्यूअस एनर्जी मानना नहीं है। आप ऐसा समझिए वो जो निकल रहा है उससे करोड़ों, बिलियन बिलियन बिलियंस पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, और उस पार्टिकल से ही एनर्जी एसोसिएटेड है। एक सिंगल पार्टिकल उससे एनर्जी ये, एक सिंगल पार्टिकल उससे एनर्जी ये, एक पार्टिकल उससे एनर्जी ये। मतलब पार्टिकल को क्या मान लेना है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का स्मॉल पैकेट ऐसे मानना है कि वो किस फॉर्म में हो? डिस्क्रीट फॉर्म में। मतलब ये अगर पार्टिकल आ रहा है तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी कितना है? ई। ये आ रहा है तो इससे क्या होगा? इससे एसोसिएटेड एनर्जी ई ही होगा। अगर एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, वो 4 नहीं दे सकता है। समझ रहे बातों को? वो 4 दे ही नहीं सकता है और 4 दे भी नहीं पाएगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीटनेस। एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही चूज करना, हमेशा हमेशा बीच वाला वैल्यू को चूज नहीं करना। तो 2 चीजें समझ गए, एक तो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी इमिट होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर को मानना। पार्टिकल मतलब वो जो लाइट आ रहा है वो पार्टिकल के फॉर्म, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जिसका क्या है? एक एनर्जी का वैल्यू है, और वही एनर्जी का वैल्यू वो क्या करेगा? हमेशा अपने पास रखता है। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? और लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटोन।
वैसे डिफरेंट पार्टिकल्स का नाम, जैसे ग्रेविटी के पार्टिकल को ग्रेविटो, अच्छा ग्रेविटी को पार्टिकल फिजिक्स से समझाया जाता है, पता है कि नहीं तुम लोग को बात करूँ नहीं, आगे देखोगे, आगे गलती से फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे। ग्रेविटी को भी पार्टिकल फिजिक्स से समझाया जाता है, तो वहां पे बोलते हैं ग्रेविटी का भी पार्टिकल, ग्रेविटी का पार्टिकल है ग्रेविटॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक कोई अगर थ्योरी आ रहा है पार्टिकल थ्योरी, तो उससे एसोसिएटेड जो पार्टिकल उसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो लाइट से एसोसिएटेड पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन, ठीक है। ये दो बातें समझ गए, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें थी। ये पहला तो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, और दूसरा पार्टिकल नेचर, जिसमें हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर एनर्जी ही लेके आता है, सारा एनर्जी लेके नहीं। अब पार्टिकल नेचर से आप इसको आसानी समझ भी सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि अगर वो वहां से पार्टिकल निकल रहे हैं तो पार्टिकल के पास एक फिक्स एनर्जी ही रहती है। वेव का मतलब इसेंसी आ जाता है कंटिन्यूअस। अब पार्टिकल कह दूंगा, हाँ एक छोटा सा बॉल मान लीजिए जिसके पास एक सिर्फ इतना, मान लीजिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो वो कहीं जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देगा, उसके पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही रहेगी। हो गया, पार्टिकल कह देने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से समझिए बातों को, कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ गए? ठीक है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो बातें तो कही है, तीसरी बात है जो क्लासिकल वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, किसका? एनर्जी का डिपेंडेंसी। वो ये भी कहते हैं कि एनर्जी का लेना देना उसके इंटेंसिटी से नहीं है, एनर्जी का लेना देना किससे है? उसके फ्रीक्वेंसी से है और वेवलेंथ से है। मैंने आपको बताया था ना कि वेव नेचर में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी मतलब उसके एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है? लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, पार्टिकल मॉडल में किस पे डिपेंड करेगी? उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड, इंटेंसिटी से उसका कोई मतलब, उसके एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना, ठीक है। आप उसके एम्पलीट्यूड को कुछ, अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो बात देखेंगे भी, ठीक है। लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पे प्लैंक साहब भी कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? आपको किसमें? पार्टिकल नेचर या क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं, एनर्जी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब वो दोनों तो एक ही टर्म है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो बस एक रेसिप्रोकल टर्म है, सिंस दोनों से एक ही जैसा आता है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि एम्पलीट्यूड पे। कोई दिक्कत? समझ रही बातों को? अब इतना ही बात नहीं, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात अभी और कहेंगे, सुनो तो। वो ये भी कहते हैं कि मैं उसकी एनर्जी की वैल्यू भी बता दूंगा, उस एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी मैं उसकी वैल्यू भी बता दूंगा। ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं गीतांजलि? हाँ, एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी मैं वो भी बता दूंगा। समझ रहे हैं बातों को? तो देखते हैं वो एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं। वो इसको लिख लीजिए तो आप जल्दी से, जल्दी लिखिएगा क्योंकि मुझे वो काम भी जल्दी करवाना है।
हो गया। देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या कहा आपको कि वो सिर्फ एनर्जी के बारे में बताते नहीं कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, बल्कि उसकी वैल्यू भी बता देते हैं। अब प्लैंक साहब क्या बोलते हैं, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? तो अगर आपको उसके फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो आपको उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, आप उसकी एनर्जी भी बता सकते हैं। कोई दिक्कत? क्या कर सकते हैं? एनर्जी बता सकते हैं। वो बोलते हैं वो एनर्जी क्या होगा, दैट्स एनर्जी इज एन एच म्यू। एन मतलब वो एन एक इंटीजर, एन क्या है आपको यहाँ पे 1 2 3। कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ी बात है। एनर्जी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एच म्यू। एनर्जी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। इसका क्या मतलब होगा? एनर्जी आपको क्या होगा, 1 एच म्यू होगा। अब ये जो सेंस आ रहा है यहां से देखो, ध्यान से देखो, एनर्जी किसका मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। इंटीग्रल मल्टीपल आप ऐसे समझते हैं एन, एन आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल भी रिलेट यहां कर सकते हैं। या तो उसकी एनर्जी एच म्यू होगी, मुझे पता है वो बहुत बेसिक बात मैं बताऊंगा, या तो उसकी एनर्जी एच म्यू होगी कोई दिक्कत? ये 1.5 एच म्यू नहीं होने जा रही, 1.7 1.72। अब समझ रहे क्लासिकल इसमें डिफरेंस? क्लासिकल क्या बोलती है, उसके बीच जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है आप मान लो वो है। क्लासिकल क्या बोलते हैं, इसके बीच तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना। 1 और 2 के बीच कितने नंबर है जी रिशु? 1 और 2 के बीच कितने नंबर है? 4। अच्छा इन्फिनिटी है। तो क्लासिकल क्या बोलते हैं, मान लो सारे वैल्यू को एक्वायर करता है वो एनर्जी। क्वांटम क्या बोलता है, ना ना कैसी बातें कर रहे हो, या तो 1, या तो 1 एच म्यू लेके आओ या 2 में के आओ, ये ढाई वाला काम नहीं चलेगा मेरे पास। समझ रहे बातों को? या फिर 3 लेके आओ या 4 लेके आओ, कुछ भी लेके आओ। तो दैट इज अ डिस्क्रीट फॉर्म। हुआ कि नहीं हुआ कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही चुनूंगा, नहीं तो नहीं। कोई दिक्कत? ये बात किसी को यहाँ पे गलत भी लग रही है क्या? नहीं लग रही, बहुत सही है ये बात, क्योंकि डिस्क्रीट मैनर में एनर्जी सचमुच में वहां से रेडिएट होता है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि सर ये H क्या है जी? तो H का नाम करण, क्यों गीतांजलि? प्लैंक साहब के ही सम्मान में कर देते हैं। H क्या है? और ये दुनिया की सबसे छोटा कांस्टेंट है, ये दुनिया के सबसे छोटा वैल्यू एक्वायर करता है। इसकी वैल्यू याद है किसी को? 6.626 जूल सेकेंड। है ना? कोई दिक्कत? और ये फिक्स वैल्यू है, ये कैसा कांस्टेंट है?
हाँ फिक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू देख लो 6.626 10 टू द पावर -34, ये सबसे छोटा कांस्टेंट, इससे छोटा कांस्टेंट अब नहीं मिलने वाला है तुम्हें। -34 जो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे वो सबसे छोटा कांस्टेंट है, -34 बहुत छोटा है ये। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी आपको किससे रिलेटेड होगी, फ्रीक्वेंसी से, और ये कौन सा टर्म है, प्लैंक्स कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से ये भी लग सकता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हैं ना जी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाइट की उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कोई दिक्कत, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी। इस बात में किसी को डाउट है, बोलिए, नहीं ना है डाउट, ये पॉइंट आप सबको याद रहेगा ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, एन एच म्यू मतलब एन इज द नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो, नहीं है दिक्कत। अब अगर मैं लाइट के लिए इस टर्म को लिखना चाहूं, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना वेव, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा उसके लिए भी एच म्यू, क्योंकि अब लाइट को भी मैं क्या मान लूंगा, पार्टिकल, पार्टिकल जैसे ही माना उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच। कोई दिक्कत, लाइट क्या है, अब जो मैं लाइट बोलूंगा आप क्या समझेंगे, अभी जो बोलूंगा अभी के सिनेरियो में, फिर जब वेव बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा अब वेव मान लो, फिर पार्टिकल मानना होगा तो क्या बोलूंगा, हाँ ठीक है। तो अब जब पार्टिकल मान लिया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, कोई दिक्कत। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो देखो फ्रीक्वेंसी को ऐसा लिख सकते हैं c बाई लेमडा, अरे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है ना स्पीड बाय वेवलेंथ, ये तो उस दिन भी बताया था ना, भूल गए क्या, बताया था ना साक्षी। तो इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ना एस सी बाय, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट, लाइट की स्पीड तो सी तो क्या होती है, कोई दिक्कत, बोलिए, समझ रहे बातों को। तो पार्टिकल मॉडल में दो तीन बातों को हमेशा याद रखेंगे, एक तो डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी, दूसरा कि वो सारा एनर्जी एक्वायर नहीं करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू की एनर्जी एक्वायर करता है, एंड तीसरा फॉर्म उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू एन एच म्यू, ठीक है। जहां एच क्या है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या है उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। कौन कहता है, पार्टिकल, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए, आगे की चर्चा कब होगी, ठीक है। तो कल हम लोग एक और अगला इफेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अब पार्टिकल नेचर की खोज हो चुकी है, इसका एक्सप्लेनेशन और दूसरा इफेक्ट भी देगा, वो उसका क्या नाम है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं ऑफ नहीं, ऑफ कर दिया भी आ गया। ऑफ हो जाता है यहाँ से, नहीं ऑफ नहीं होता है।